हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज आप माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे हैं। और आज का जो सेशन है बच्चे, वो क्लास 9th के एनएसओ का पेपर जो 2018 और 19 के बीच में हुआ था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ आपको सबको पता है कि सर एनएसओ के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक लॉजिक रीजनिंग का, एक साइंस का, जिसमें से केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स अलग अलग सेक्शन में होते हैं। नाउ अब फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आए होंगे एनएसओ में, वो वाले पार्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आपको छोटा सा गाइडलाइन दे दे, शुरुआत में आपको 10 मिनट दे मिलता है ओएमआर वगैरह फिलिंग करने के लिए। और 3 सेक्शन होते हैं लॉजिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। साइंस में आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, सारे 1 नंबर के मार्क्स होते हैं और कोई भी यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और तीसरा अचीवर सेक्शन। सर अचीवर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन सब चीजों को आसानी से एक बार देखना और फिर गो थ्रू जरूर होना, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा चीज और आपको मुझे बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया ओएमआर में, उसे बहुत ही अच्छे से फिलअप करें बच्चे, क्योंकि कभी कभी होता है सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ सही करने के बाद भी ओएमआर में थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी हम बच्चे 2018 और 19 के एनएसओ के प्रीवियस पेपर में फिजिक्स सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सेक्शन में चलते हैं। तो पहले सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो मोशन टॉपिक का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन समझने के बाद वो चीजें क्या है उसको देखेंगे। नाउ क्वेश्चन कह रहा है 2 फाइल्स पी क्यू रिवॉल्व अराउंड अ लाइट इन अ कोसेंट्रिक सर्कल path. The radius of circular path P is twice of Q. ठीक है, तो मेरे 2 फाइल्स फ्लाइज हैं P एंड Q, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड अ लाइट। तो बेसिकली आपको पता है कि फ्लाइज क्या होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि यहां मेरे पास लाइट है और लाइट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में P रिवॉल्व कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ में बच्चे कौन रिवॉल्व कर रहा है, Q रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो और ये कह रहा है कोसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर सेम है। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और P इज ट्वाइस ऑफ Q। तो अगर यहां पे मेरे पास Q है, ये मेरे पास P रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये रेडियस R है तो जो बाहर वाला है उसका रेडियस 2R होगा। ये भी डाटा मुझे पता है। ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड, यानी दोनों यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से चल रहे हैं फॉर 4 मीटर पर सेकेंड वाइल Q ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड लीनियर 3 मीटर। यानी P किससे ट्रैवल कर रहा है सर, P अगर मैं देखूं तो P ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के लीनियर स्पीड से और Q ट्रैवल कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के लीनियर स्पीड से। व्हेन P कंप्लीट्स द 3 फुल राउंड देन वुड हैव कंप्लीटेड। अगर Q 3 राउंड कंप्लीट कर देता है तो P उस टाइम में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। नाउ अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कहानी बताता हूं। आपको सर्कुलर पाथ के बारे में पता है कि सर एक सर्कल पाथ है जिसका रेडियस R है, तो इसका जो पैरामीटर होता था बच्चे, ये पूरे के पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस पैरामीटर होता था सर 2 पाई R। बोलो यस और नो। यानी सर अगर मैं फॉर P के लिए बात करूं, फॉर P के लिए तो सर और फॉर Q के लिए दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के लिए बात करते हैं। कह रहा है Q ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड 3 Q 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। व्हेन P कंप्लीट्स 3, P जब 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा देन Q कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो 3P के 3 राउंड का मतलब है सर ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर एक राउंड में 2 पाई R, ठीक है, दूसरे राउंड में भी 2 पाई R, तीसरे राउंड में भी 2 पाई R। यानी सर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस इस बाहर वाले सर्कल का क्या है 2R है, तो ये 2R लिख दिया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 12 पाई R, ठीक है। अच्छा टाइम में मान लेता हूं T है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, कितना ट्रेवल किया सर 12 पाई R। ये वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी सर P की थी 4 और टाइम इंटरवल T ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा फॉर P के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर Q के लिए अगर मैं बात करूं तो Q कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर, मान लेता हूं कि Q ने n राउंड लगाए, कितना राउंड लगाए उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर n राउंड लगाए। तो सर एक राउंड में 2 पाई R ट्रैवल करता है, तो n राउंड में n टाइम्स 2
2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि क्यों r के रेडियस में चल रहा है, ये माना हुआ था। और सर यहाँ पे डिस्टेंस है तो आपको पता है s इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस हो गया 2πr इंटू n और इंटू वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड है 3 इंटू टी। अब ध्यान से देखना सर, यहां पे अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या ले लूं सर, रेशियो ले लूं, यानी डिवाइड कर दूं, यानी सर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं। अगर ये करूंगा कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 12πr डिवाइडेड बाई, यहां पे हो जाएगा n 2πr इज इक्वल टू सर, यहां आ जाएगा 4t डिवाइडेड बाई, यहां आ जाएगा 3t, t से सर t चला गया, पाई आर से सर पाई आर चला गया, 2 से ये हुआ 6 और ये हुआ 2 और ये हुआ 2, 2 तिया 2 दुना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, n की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 अराउंड राउंड लगा लेगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो बच्चे ये अप्रोक्सीमेट 4 राउंड कंप्लीट कर लिया होगा। देन क्यू वुड हैव कंप्लीट, जैसे 4.5 का मतलब सर 4 राउंड लगा लिया होगा और फिर आधा राउंड और लगा रहा होगा, मगर क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन वुड हैव कंप्लीट, यानी क्यों कितना राउंड कंप्लीट कर दिया। अब आप ये बताना कि ठीक है 4 राउंड 4.5 है तो आंसर मेरे पास हो जाएगा 4। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोशन टॉपिक का है, क्वेश्चन भी बड़ा सी इजी है। ठीक है, ग्राफ के बारे में पूछ रहा हूं, ग्राफ को आपको सब पता है। जैसे मैं अगर आपसे बता दूं कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी होगी। सर पहला इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व और एक स्लोप। सर स्लोप मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या देता है सर, एक्सेलरेशन। तो यहां पे आप हमेशा एक चीज याद रखना कि v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा सर, स्लोप देगा मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और v वर्सेस t ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, ये देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा मुझे सर, डिस्प्लेसमेंट देगा। नाउ अब ये क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, v वर्सेस t ग्राफ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट अ टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर एरिया हुआ, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर आप शुरुआत में देखो तो वेलोसिटी 0 थी और यहां पे सर कुछ टाइम के बाद लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी होने का मतलब सर ये, अगर मैं यहां पे 0 t1 t2 और t3 यहां पे टाइम इंटरवल लिख दूं, तो अगर मैं 0 से t1 की बात करूंगा तो बच्चे यहां पे आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा सर। क्यों, क्योंकि सर यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, स्लोप सर पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। सर स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ सर, एक्सेलरेट हो रहा है ना। और फिर अगर t1 टू t2 की बात करूं तो t1 से t2 के बारे में सर एक्सेलरेशन 0 है, यानी कांस्टेंट क्या होगा सर, वेलोसिटी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि सर स्लोप भी 0 है। आपको पता है सर यहाँ पे इसका ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल वाली लाइन अगर x एक्सिस की होती है तो स्लोप 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। उसके बाद t2 से t3 के बारे में बात करूं तो सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मगर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि स्लोप भी क्या है बच्चे, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि सर डाउनवर्ड जा रहा है, स्लोप बिल्कुल नेगेटिव होगा। यानी सर पहले तो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी सर आपको याद होगा कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब मैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता था तो हमेशा याद रखना सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता था वो पैराबोला होता था। पैराबोला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मगर ये समझना कि सर कर्व्ड लाइन जाता था। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है सर, ये स्लोप होता है वेलोसिटी। तो सर स्लोप बढ़ने का मतलब सर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां पे देख लेते हैं पहला ऑप्शन, सर यहां पे देखना पहले स्लोप बढ़ रहा है सर, 0 से t1 में बढ़ ही रहा था। फिर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद फिर देखना स्लोप सर डाउनवर्ड जा रहा है मगर कम हो रहा है।
ठीक है, ये नहीं हो सकता ना। ये देखना सर, सी वाला ऑप्शन देखना सर, स्लोप पहले बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर देखना वेलोसिटी स्लोप कम भी हो रहा है बच्चे। स्लोप कम होने का मतलब क्या हुआ सर, वेलोसिटी कम हो रहा है, और T2 के बाद वेलोसिटी कम भी हो रहा है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा T1, ये हो गया मेरा T2, ये हो गया मेरा बच्चे T3। समझ रहे हो, 0 से T1 में सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा था। अब देखना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा इस बीच में। उसके बाद स्लोप देखना कम होता हो जा के 0 हो गया सर, कम होते हुए 0 हो गया। इसका मतलब सर क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा था और एक टाइम पे वेलोसिटी 0 भी हो गया, तो ऑप्शन सी मेरे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, कह रहा है द गिवन फिगर शोज, सर एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके आजू बाजू एक स्मॉल m मास के दो रस्सी रखे हुए हैं सर, दोनों इस m ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। नाउ मैं सर इस फोर्स को एक F फोर्स यहां और F फोर्स यहां लगा रहा हूं। अभी मैं पूरे सिस्टम की बात करूं बच्चे, तो आपको दिख रहा है कि सर नेट फोर्स क्या है, पूरे सिस्टम में 0 है, ये सबके सब रुके रहेंगे, है कि नहीं। कह रहा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड में द फोर्स ऑन लेफ्ट रोड का फोर्स विड्रॉ हो गया है, यानी सर ये वाला फोर्स क्या हो गया है, मैं हटा दिया हूं। अब क्या कह रहा है, राइट एंड कंटिन्यूज टू एक्ट, राइट साइड में जो फोर्स लग रहा था वो कंटिन्यू लगाते जा रहा हूं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय द राइट रोप के वजह से इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा वो निकालना है। अब यहां पे बच्चे देखना, आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा बच्चे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सर, बॉडी का वो डायग्राम जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उस बॉडी में कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं देखना, तो मैं राइट साइड में जो बच्चे मेरे पास ये रस्सी है इसमें देख लेता हूं कि फोर्स F लग रहा है और इसका मास M है। अब ध्यान से देखना सर, इस रस्सी पे अगर आप देखोगे ना तो इस पॉइंट पे आपको कांटेक्ट नजर आएगा, कांटेक्ट नजर आएगा, तो रस्सी के कांटेक्ट में है। रस्सी अगर कांटेक्ट में होता है बच्चे टेंशन फोर्स लगाता है सर। यहां पे अगर आप देखोगे तो M ब्लॉक पे अगर टेंशन यहां लग रहा है तो सर ये रस्सी टेंशन फोर्स लगाएगी T, कितना लगाएगी सर, T लगाएगी। अब ध्यान से देखना, जितना टेंशन फोर्स ब्लॉक ने सर इस पे लगाया सर वही मेरे पास टेंशन M वाले पे भी लगाएगा। तो अगर मैं इस रस्सी जो लेफ्ट साइड में है और ये M ब्लॉक का मास जो कि राइट साइड में, इस पे देखूं तो इस पे भी टेंशन T लग रहा होगा सर। एक्शन रिएक्शन फोर्स सर, ब्लॉक जिस पे ये इतना फोर्स लगाएगा तो रस्सी भी इस पे इतना ही फोर्स लगेगी, और ये बेसिकली T की वैल्यू ही पूछ रहा है ना। अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये कैपिटल M है, स्मॉल m है, और ये रस्सी है मेरे पास, ये भी स्मॉल m है, और यहां फोर्स लग रहा है सर। इसके वाला हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अभी देखना क्या ये पूरे के पूरे सर एक साथ एक एक्सेलरेशन A से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर न्यूटन्स का सेकंड लॉ स्टेटमेंट जो कहता था F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, मगर अगर मास कांस्टेंट है तो F इक्वल टू होता था M में, तो F इक्वल टू सर मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। अब इस पूरे सिस्टम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, टोटल इस सिस्टम का मास कितना है सर 2m प्लस कैपिटल M इंटू A, तो A का फॉर्म क्या आ जाएगा F अपॉन 2m प्लस कैपिटल M सर। एक्सेलरेशन आ गया। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं इस M और M को देखूं तो ये भी तो A ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब सर ये एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो मैं सर केवल इस वाले पे अगर ध्यान से देखूं, इस वाले पे F इक्वल टू M में लगा के देखूं तो सर इस पूरे सिस्टम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है सर, टेंशन फोर्स, जो कि ये रस्सी इस M ब्लॉक पे लगा रहा है, और वो किसके इक्वल होगा सर, इस पूरे सिस्टम का मास जो कि है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू सर इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे पता है, अभी मैंने निकाला है, कितना है सर F अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। बोलो यस और नो। टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी F m प्लस M अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि सर इस पूरे सिस्टम M ब्लॉक पे जो ये रस्सी, ये जो रोप है टेंशन लगाएगा वो इतना लगाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेविंग 2 kg, यानी अगर एक ब्लॉक है उसके जो वेट है वो 2 kg है, इज रेस्टिंग
ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक प्लेन है, इज स्टक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। यानी सर मेरे पास ये एक प्लेन ले लेता हूं, ये मेरे पास क्या है सर, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट कितना है सर 2 kg है, जो कि अभी कैसा है सर, इनिशियली रेस्ट पर है। नाउ कह रहा है सर एक जेट है जिससे वाटर रिलीज कर रहे हैं, कितने से, रेट 1 kg मीटर पर सेकेंड से। तो सर यहां पे एक पाइप होगा जिससे ये क्या कर रहे होंगे सर, वाटर रिलीज कर रहे होंगे। सर वाटर रिलीज कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा वाटर रिलीज किससे कर रहे हैं सर, 1 kg पर सेकेंड से कर रहे हैं, यानी इस पाइप से विद इन 1 सेकेंड में 1 kg वाटर बाहर जा रहा है, एंड एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वाटर की स्पीड कितनी है सर, 5 मीटर पर सेकेंड है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, जो ब्लॉक का कह रहा है सर इनिशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ठीक है। ऑफ रेट ना, ये ना देखो कहानी सही है मगर थोड़ा सा मैं डायग्राम शायद गलत बना दिया हूं, ये मतलब डायग्राम ही बस गलत है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखना कोई बाहर से नहीं कह रहा है, कह रहा है इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर। मतलब कहने का क्या है कि सर मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है ना, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रुका हुआ है। ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ है, एक वाटर जेट से जुड़ा हुआ है, जिससे पानी कहाँ निकल रहा है, वाटर सर बैक साइड में निकल रहा है पीछे की ओर, कितने स्पीड से सर 5 मीटर पर सेकेंड से विद रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। अब आप देखना बच्चे, ये आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा। आप क्या करो कि सर अगर पानी बाहर की ओर निकल रहा है यानी पानी पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, यही तो कह रहे हो सर, पहले ये रेस्ट पे था, है ना। अब आप खुद सोच के देखो कि सर अगर मुझे इस जेट से, इस ब्लॉक से या इस जेट से पानी बाहर निकालना है तो सर आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। सर कोई प्रेशर दोगे, कुछ भी दोगे, किसी भी मैकेनिज्म से इसे बाहर लगाना पड़ेगा। तो सर ये जो आप पानी बाहर निकाले हो ना, ये जो पानी आपने बाहर निकाला है उस पर जितना फोर्स लगाओगे, सर अगर ब्लॉक ने पानी पे फोर्स लगाया F, तो सर न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि सर पानी भी इस ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो ये जो वाटर पे फोर्स ब्लॉक ने लगाया इसको बाहर निकालने के लिए सर उतना ही फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे भी लगेगा। अब सर अब ये फोर्स की वैल्यू अगर मुझे निकल गई तो सर इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स भी पता है और ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब सारी कहानी यहां है कि सर इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालें। अब सर आपको एक चीज और याद होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इक्वल टू होता है सर डेल्टा P बाई डेल्टा T। नाउ मैं एक बार इस चीज को एनालिसिस करता हूं फॉर 1 सेकेंड। सर 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड में यहां से जो बच्चा पानी निकला वो पानी का मास कितना होगा, सर वो पानी का मास होगा 1 kg, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होगी सर 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो 1 सेकेंड के बाद की कहानी है, मगर शुरुआत में ये जो पानी था सर ब्लॉक रेस्ट पे था, यानी इनिशियली, ये तो फाइनल आफ्टर रिलीजिंग है, आफ्टर रिलीजिंग वाटर, ठीक है। मगर फाइनल अगर इनिशियल देखूं, इनिशियल कंडीशन देखूं तो ये पानी सारे के सारे कैसे होंगे सर, रेस्ट पर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही पानी होगा, वहीं से रिलीज हो रहा है, तो ब्लॉक रेस्ट पे तो इनिशियली ये भी रेस्ट पे होंगे। बोलो कहानी सही है। यानी अगर मैं P इनिशियल इससे बोलूं कि इस पूरे 1 kg वाटर का P इनिशियल क्या होगा सर, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सर वेलोसिटी 0 है इसलिए P इनिशियल 0। P फाइनल क्या होगा सर, वाटर का जो P फाइनल होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितना है 5, तो सर 5 हो जाएगा। अब सर ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस पे जो फोर्स लग रहा है सर डेल्टा P बाई डेल्टा T में चेंज क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T।
अब P फाइनल क्या है सर, P फाइनल है 5 माइनस P इनिशियल 0 डिवाइड बाई डेल्टा T, 1 सेकंड की कहानी है तो डेल्टा T1, तो ये कितना हो जाएगा सर 5 न्यूटन हो जाएगा। यानी सर इस 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है सर, 5 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर में देखो तो आप आसानी से निकाल लोगे सर 2 kg पे यहाँ फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, तो सर अब इस ब्लॉक का मास कांस्टेंट है सर, इस ब्लॉक का मास कांस्टेंट है तो F इक्वल टू m में लिख सकता हूं और इसका एक्सेलरेशन है वही निकालना है। तो सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय मास, इस पे लगने वाला फोर्स है 5, मास इसका है 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा। और यहां पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन डी यानी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट वो समझ में आसानी से आ गया होगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटेशन का। कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg। कह रहा है एक बॉडी है मास 1 kg का जो कि प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी विच इज 10 kg। यानी सर ये 1 kg का एक ब्लॉक है, ये एक 10 kg का एक ब्लॉक है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सर 2 मीटर। कह रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ 1 kg, 1 kg से सर एक अनदर बॉडी जो कि 5 kg का है शुड बी प्लेस सो दैट द नेट फोर्स ऑन ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 0। यानी सर 5 kg का ब्लॉक मैं कहां रखूं ताकि इस 1 kg पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए। अब ध्यान से सुनना सर, मैं मान लेता हूं कि 5 kg का ब्लॉक मैं यहां पे रख देता हूं। मैं सर यहीं पे क्यों रख रहा हूं, यहां पे क्यों नहीं रख रहा? सोचो कि 5 kg का ब्लॉक यहां रखता और 10 kg का यहां लगता, तो सर 10 kg वाला भी 1 kg को खींच रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता। 5 kg यहां पे अगर होता तो भी 5 kg अट्रैक्ट हो रहा होता। सर बच्चे सारे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में, तो ये रुक कैसे पाता? मैं इसको यहां पे ही क्यों रखा हूं? 10 kg वाला ब्लॉक अगर सर इस डायरेक्शन पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो 5 kg वाला ब्लॉक भी तो इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो मे बी एक पॉसिबल चांस है कि किसी डिस्टेंस पे ये दोनों फोर्सेस 0 हो जाए। तो सर 5 kg को मैं 1 kg से मान लेता हूं, x डिस्टेंस पे रख रहा हूं, इसी की वैल्यू निकालनी है। अब सर यहां पे देखना कि इसको मैं ब्लॉक ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, 5 kg वाले को सी बोल देता हूं। अब बात यह है कि सर ए और बी का मास है, सर दोनों पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, तो सर ए पे अगर बी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, सर बिल्कुल लगाएगा। सी वाला ब्लॉक जो कि 5 kg का है, सर वो भी ए को अट्रैक्ट करेगा, ए को अट्रैक्ट करेगा तो सर इस डायरेक्शन में सी पर भी फोर्स लगाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि सर एक्स की वैल्यू जब फोर्स ऑन नेट ऑन ब्लॉक ए, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए इट शुड बी 0, तो उसके लिए ये x की वैल्यू कितनी होगी? अब ध्यान से देखना सर, मैं अगर एफ बी की बात करूं यानी सर बी वाला ब्लॉक ए पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो सर ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है क्या होता था सर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी सर m1 मास यहां पर है, m2 मास यहां पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, f फोर्स लगाएंगे, तो ये एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी सर m1 इंटू m2 यानी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई सर आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। सर एफ सी की वैल्यू क्या होगी? सर एफ सी की वैल्यू जी m1 m2, तो जी m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 1 kg है, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x माना हो तो सर x स्क्वायर हो जाएगा। अब सर नेट ब्लॉक ऑन ए पर देखो तो एफ सी बैकवर्ड लगा रहा है, एफ बी यहां लगा रहा है, तो सर एफ बी शुड बी इक्वल टू एफ सी होना चाहिए क्योंकि नेट फोर्स 0 होना है। कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दिया है। एफ बी की वैल्यू क्या है सर? ये है 2g अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ सी की वैल्यू क्या है? 5g अपॉन एक्स स्क्वायर। सर g से g चला गया, ये 2 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, यानी x की वैल्यू अंडर रूट 10 मीटर आ जाएगी। अंडर रूट 10 मीटर का जो एक मिनट, ये रूट 2 एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई गलत तो नहीं है। एक बॉडी 1 kg इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ 10 kg। अच्छा ये 10 है यार बच्चे, सॉरी 10 kg है, 5 kg नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये 5 है, ये 1 है, ये सॉरी ये तो सही है, रुकना देखना। एफ बी की वजह से जी m1 m2, m1 की वैल्यू 1 है जबकि m2 की वैल्यू 2 नहीं 10 है,
है ना, और यहां पे एफ सी की वैल्यू जी m1 इंटू m2, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 हो गया। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसको एफ बी इजकल टू एफ सी करेंगे तो 10g अपॉन 4 इजकल टू 5g अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर g से g जाएगा, 5 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी सर एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 आएगा, यानी एक्स इजकल टू अंडर रूट 2 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा, आप फिर वो डायग्राम बनाएंगे, एक फॉर्मूला ये लगा हुआ है, क्लियर हो जाएगा। एग्री? चलो बच्चे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मोशन अंडर द ग्रेविटी का, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू पार्टिकल बिगन टू फॉल फ्रीली। तो सर यहाँ पे मैं अर्थ ग्राउंड मान लेता हूँ। सर एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, और कह रहा है फ्रॉम सेम हाइट बट सेकंड फॉल्स टी नॉट सेकंड आफ्टर, यानी सर इसे टी इजकल टू 0 तक छोड़ रहा हूँ। ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो सर जब टी इजकल टू टी नॉट टाइम होगा, कितना, टी नॉट टाइम, तो ये इसको t इजकल टू टी नॉट टाइम पे छोड़ा गया, है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ फर्स्ट, पहले वाले को छोड़ने के कितने टाइम के बाद, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज टी नॉट। तो मान लेता हूं कि सर कुछ टाइम के बाद, यानी जब इसको छोड़ा गया तो जब टाइम टी हो रहा था, ये ब्लॉक यहां पहुंचा, और उस पर्टिकुलर टाइम में ये मान लेता हूं टी इजकल टू टी टाइम पे ये यहां पे पहुंचा। कह रहे वो टाइम बताओ जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना हो जाए, सर एच नॉट हो जाए, उसके लिए टी की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है कि नहीं। अब ध्यान से देखना कि सर यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए बस मुझे इक्वेशन का खेल खेलना है। कैसे कि मान लेता हूं कि सर जब ये टी नॉट में यहां से यहां गया तो ये हाइट h1 चला, यहां से यहां गया सर ये हाइट h2 चला, और ये यहां से यहां जब गया तो ये हाइट h3 चला। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज पता है क्या कि सर h3 प्लस एच नॉट इक्वल टू क्या होगा, एक इक्वेशन यहां से देख के लिखा सकते हो कि सर h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हो जाएगा h3 प्लस एच नॉट। सर ये भी कहानी बिल्कुल सही है। अब बात यह है h1 h2 की वैल्यू कितनी होगी, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, h1 प्लस h2, सर एक फॉर्मूला मेरे पास आया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। सर मोशन अंडर ग्रेविटी में दोनों बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g होगा। तो सर h1 0 से लेके t टाइम इंटरवल में सर डिस्टेंस ट्रेवल किया h1 प्लस h2। तो यहाँ पे फॉर a के लिए अगर मैं देखूं, a के लिए यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा t, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर h1 प्लस h2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन g है और टाइम लगा t स्क्वायर। तो h1 प्लस h2 की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हो। सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। सर उसके बाद h3 की वैल्यू कितनी होगी, सर बॉल फॉर b के लिए अगर मैं देखूं, फॉर b के लिए b को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, सर टाइम लगा t माइनस टी नॉट, है ना। कितना टाइम लगा सर t माइनस टी नॉट लगा। तो h3 डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो h3 की वैल्यू कितना लिख सकता हूं सर, हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, और ये प्लस h नॉट हो जाएगा। सर बिल्कुल बात सही है। सर 2 से डिवाइड कर दो, t की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा सर हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी, सर t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t टी नॉट प्लस h नॉट। अब यहां पे देखना इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस सर 2 से 2 कट जाएगा, यानी जी टी नॉट प्लस एच नॉट, यही इक्वेशन लिखोगे। अब केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी रह गया। सर हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, ये जी टी नॉट जो है वो यहां पे ले आओ, जी टी नॉट इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर है। सर यहां पे टी की वैल्यू निकालनी है तो जी टी नॉट यहां पे नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच नॉट अपॉन सर जी टी नॉट प्लस हाफ जी
टी नॉट स्क्वायर अपॉन जी टी नॉट। सर जी से जी, टी नॉट से टी नॉट चला गया, तो आपको वैल्यू मिल रही है टी नॉट बाई टू, टी नॉट बाई टू प्लस एच नॉट अपॉन जी टी नॉट, यानी ऑप्शन सी आपको देखने में मिल रहा है कि करेक्ट है। बस एक यही छोटा सा आपको क्वेश्चन समझना था, बाकी तो इक्वेशन का खेल है। एग्री? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। वर्क पावर एनर्जी का है, वर्क पावर एनर्जी में मतलब पावर का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पंप ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्लोर इज बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल द टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर इन 15 मिनट इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी सर मैं ग्राउंड बना देता हूं, ये मेरे पास क्या है सर, बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है ना, और बिल्डिंग कितने हाइट पे है, इफ टैंक 40 मीटर अबव, सर 40 मीटर पे है, और यहां पे मेरे पास क्या रखा है बच्चे, टैंक रखा हुआ है। बोलो बात सही है? कह रहे हैं इफ द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ सर, आप जो वर्क करोगे ना उसका 30% ही आपको काम में मिलेगा बस। यानी मान लो कि अगर मैंने पंप पे एनर्जी दी 100, तो पंप कितना एनर्जी यूज करेगा, केवल 30% एनर्जी यूज करेगा, नहीं 30 जूल यूज करेगा, बाकी 70 जूल बेकार का चला जाएगा। कह रहे देन हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। और पंप क्या कह रहा है कि सर पंप मेरे कहां पे है, सर ग्राउंड पे है, तो ये मेरे पास पंप हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर फिल द टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर। इसका वॉल्यूम कितना है सर, 30 मीटर क्यूब है, और इसको टाइम कितना लगेगा भरने के लिए, सर टाइम लगेगा 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट को मैं एक बार आवर में चेंज करता हूं, आवर में चेंज करके लिए 15/60 कर दूंगा, 15 यानी 1/4 आवर लग रहा होगा, ठीक है। 1/4 आवर में 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी जा रहा है, ठीक है। अच्छा 30 मीटर क्यूब है, आपको एक चीज और पता है बच्चे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी सर 30 मीटर क्यूब का, 30 मीटर क्यूब मास जो है वाटर का वो कितना होगा सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है सर 1000, वॉल्यूम कितना है सर 30, कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, इतना केजी वाटर होगा। यानी इतना केजी वाटर ये पंप इस टैंक में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब पावर क्या है सर, ये जो पावर इसको देगा, मान लो मैंने पंप को इलेक्ट्रिक पावर दिया, इलेक्ट्रिक पावर गिवन टू पंप, इसको मैं एक्स मान लेता हूं बच्चे, ठीक है। एक्स अगर मैंने पावर दिया तो इसको कितना पावर मिला सर, एफिशिएंसी कितना होता है सर, एफिशिएंसी 30 है, समझ लो। यानी अगर एक्स एनर्जी दी तो ये पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए उसका 30% केवल यूज कर रहा है। यानी सर जो 0.3x यूज करेगा, यूज एनर्जी फॉर वाटर, ठीक है, ये 0.3 यूज कर रहा है। यानी सर ये कितना वर्क कर रहा है सर, 0.3x डिवाइडेड बाय सर टाइम, या फिर अभी इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं, इसको बाद में काम कर लेंगे। अब देखना यहां पे देखना सर, अगर वर्क डन देखो तो ये वर्क कितना कर रहा है बच्चे, ये वर्क कर रहा है सर m मास को, जो कि इतना है, इसको h हाइट तक ऊपर ले जाने में। तो बच्चे वर्क कितना हो जाएगा सर, वर्क तो वही होगा ना सर, m मास को h हाइट ऊपर ले जाने में वर्क कितना करोगे, mgh। तो m मास वाटर को h हाइट तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन होगा वो mgh ही होगा। अब डिवाइडेड बाय सर टाइम, अब मास कितना है सर, मास है 30,000, 1000 इंटू 30, यानी 30,000 इंटू जी की वैल्यू कितना दे रखा है 9.81 इंटू एच हाइट कितनी दे रखी है सर 40 मीटर दे रखी है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो हो जाएगा मेरे पास जूल पर, टाइम कितना है 15 मिनट है, 15 को सेकंड में बोल लेते हैं, जूल पर सेकंड, 15 इंटू 60, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ बच्चे अब ये जूल पर सेकंड है, मगर ये
किसमें, किलोवाट में पूछ रहा है, तो सर इसी को वॉट में भी बोल दूंगा, तो इसकी पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर बाय कंज्यूम बाय पंप, तो अगर मैं पावर कितना दे रहा हूं, पंप को x दे रहा हूं, तो सर वो कितना पावर कंज्यूम केवल करा रहा है पानी को ऊपर उठाने के लिए, 0.3x, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0.3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 30,000 इंटू 9.8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 60, और आपको x की वैल्यू निकालनी है कि पंप को आपने कितना पावर दिया है। तो बच्चे यहां से x की वैल्यू देख लेना कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 30, इसको 30,000 को ना किलोवाट में बदलेंगे, तो 30 लिख देता हूं इंटू 9.8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60 इंटू 0.3, ये किलोवाट में आ जाएगा। बच्चे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 43 किलोवाट आंसर मिल जाएगा। तो इस पंप को कितनी आप पावर सप्लाई कर रहे हो, 43 किलोवाट के अराउंड पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन का है, साउंड का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 5 यहां पे स्टेटमेंट दिए हैं, आपको छांटना है यार कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखना, साउंड ऑफ वेव डज नॉट फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। नहीं, साउंड भी बच्चे जिस तरह से मेरा लाइट में रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, साउंड में भी वैसा ही होता है, यानी ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड, टोन ऑफ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी व्हाइल नोट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चे। आप जब एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड बोलते हो तो उसे टोन बोलते हैं, कि आपका टोन ऊपर, जैसे आप कभी भी गाने भी सुनते हो ना, तो उसमें बोलते हैं कि आपके टोन में खराबी, टोन मतलब आपकी एक पर्टिकुलर, मतलब हो सकता है ऊपर की फ्रीक्वेंसी या नीचे की फ्रीक्वेंसी, केवल एक फ्रीक्वेंसी खराब है उसे टोन। नोट जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ होते हैं फिर चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रू है। थर्ड, इंफ्रासोनिक वेव आर यूज्ड इन सोनार, ये गलत है, इंफ्रासोनिक सोनार में नहीं यूज होता है, तो ये मेरे पास ये भी पूरा का पूरा क्या है, फॉल्स है। और उसके बाद कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इट ऑलवेज लेस देन 1। नहीं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू सर डिस्टेंस होगा, तो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 होगा, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ये मेरे पास फॉल्स है बच्चे, ये मेरे पास फॉल्स है, तो एक ट्रू मेरे को मिल रहा है सेकंड वाला, और एक ट्रू मिल रहा है, एक मिनट, सेकेंड ट्रू है। एक बार फोर्थ देख लें, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, इज ऑलवेज लेस देन 1 बोला है बच्चे, यहाँ पे एक छोटा सा मुझसे लैंग्वेज में केवल मिस्टेक है, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, लेस देन 1, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, सर ये लेस देन एंड इक्वल टू कितना है, 1 है। हमेशा लेस देन होगा नहीं बच्चे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर मूवमेंट कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस चला सर उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लेस देन 1 कैसे होगा, है ना, ये तो इक्वल देन 1 हो गया। इस केवल कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता, तो ये बात बिल्कुल सही होती। तो ये भी मेरे पास क्या निकल गया सर, फॉल्स निकल गया। कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। देखना मेरे पास ये बच्चे यहां पे होता है इक्वेटर, और ये घूम रहा होता है, इक्वेटर के वजह से, इसके रोटेशन के वजह से बाहर पे भी एक फोर्स लगता है, जिसके वजह से नेट वेट जो है कम आता है, जिसकी वजह से मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पे जो नेट ग्रेविटेशन है वो कम आ रहा है, यानी जो फिफ्थ है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो आपका सेकंड और फोर्थ केवल ट्रू आ रहा है, सेकंड और फिफ्थ, फोर्थ तो फॉल्स ही है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, आपको मैच करना है। एक बार देख लेते हैं। वन एंड ऑफ स्लिकी इज जग्ड अप डाउन कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास P का जो आंसर है वो ट्रांसवर्स वेव होगा। ट्रांसवर्स क्योंकि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कराओगे तो सर इस तरह का वेव फॉर्म बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो सर, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स हो गया।
क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं सर? टिम्बर से। उसके बाद वन एंड इज स्लिंकिंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड कंटिन्यूसली। जैसे आप साउंड को बात करते हो ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, क्या करते हो आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो सर वेव के डायरेक्शन में ही हो, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड हमेशा लाउडनेस से क्रिएट होता है, तो आप यहां पे अगर देखोगे तो डी ऑप्शन आपका परफेक्टली मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन ऑक्सिलेशनल पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आप हमेशा याद रखे रहना कि सर जो पेंडुलम होता है, सर पेंडुलम का लेंथ L हो गया, यहाँ पे मास M है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G है। तो सर अगर ये पेंडुलम क्या कर रहा है बच्चे, रोटेट कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है कुछ इस तरह से, सर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, समझ रहे हो, इस तरह से ऑक्सिलेट कर रहा है, तो सर इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला याद भी कर लेना, ये होता है 2 पाई अंडर रूट G/L। एक मिनट, L/G होता है, सॉरी L/G होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखना कि सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशन, नहीं, आप चाहे एम्पलीट्यूड उसका कितना भी बड़ा कर दो, सर एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है और एक G पे डिपेंड करता है, तो A पे नहीं डिपेंड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर नॉट रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बिल्कुल रिलेटेड है बच्चे। आप फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो, 1 अपॉन टाइम ही तो बोलते हो, टाइम पीरियड। और देखना बच्चे, फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों को एक चीज और भी पता होगा, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन सोर्स के होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड भी सोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी देखो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिपीटेड डू नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सिलेशन। टाइम पीरियड क्या आपको एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। अगर टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा याद रखना, एक पेंडुलम है, पेंडुलम मास m है, सर लेंथ L है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G है, तो इसके ऑक्सिलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। तो अगर ये चीज याद होगा, बहुत सारी क्वेश्चन आपके पास आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लाइट चैप्टर का। लाइट चैप्टर में भी आपको बहुत सिंपल चीज पता है रिफ्लेक्शन के बारे में, कि सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। कि अगर आप किसी प्लेन पे इंसिडेंट रे अगर डालते हो, उसका इंसिडेंट एंगल I है और ये रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाता है R है, तो इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। बस वही वाली कहानी यहाँ पे भी यूज हो रही है। कैसे यूज हो रही है देखना, सर ये अभी इंसिडेंट एंगल है 25, ये वापस इस तरह से जाएगा। सर ये अगर इंसिडेंट एंगल 25 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 25 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो ये मेरे पास ये नॉर्मल होगा, यस और नो। अच्छा ये मेरे पास टोटल 90 डिग्री थी, ये 25 था, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये मेरे पास हो जाएगा 65। अगर ये 65 है तो ये कितना होगा बच्चे? ये 25 होगा कि नहीं? टोटल राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल एंगल मेरा 180 होना चाहिए, 90 है, और 65 प्लस 25, 6 2 8 1 9, ये 25 होगा। ये 25 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ये 65 होगा। अगर ये 65 होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल यहां पे भी 65 बनेगा। तो कह रहे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्यू से जब रिफ्लेक्ट होगा तो कितना एंगल होगा? 65 होगा, यानी ऑप्शन सी मेरे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है एन इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस विच यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं बच्चे, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज ऑब्जेक्ट पे नहीं, छोटी चीजों के लिए होता है, ठीक है। सेकंड कह रहा है द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लैनेट कॉज थंडर स्टॉर्म। मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लैनेट थंडर स्टॉर्म पे इफेक्ट नहीं डालता है बच्चे, कभी नहीं डाला है, ठीक है। भूकंप वगैरह आने के लिए इसका ये कॉज है। स्पीड ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू साउंड। नहीं, स्पीड जो है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का वो ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से, ये भी आपको पता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सर, आप किसी भी प्योर वाटर में नमक डाल देना, मिनरल डाल देना, मिनरल सर आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। केवल लास्ट ऑप्शन मेरे पास ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, ठीक है ना। चलो एक बार लाइट अगर ये वाला
कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे आप हमेशा एक चीज याद रखे रहना, हमेशा याद रखे रहना कि सर अगर मेरे पास मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है और ऑब्जेक्ट मेरा बच्चे VO से चल रहा है, तो इमेज मेरे पास VI से चलेगा और वो भी सर अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड से मुझे दिखेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि ये ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो सर इसका जो मेरे पास इमेज बनेगा सर वो इमेज भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इमेज की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है स्पीड ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू इमेज फॉर्म बाय मिरर। इस वुमन की द स्पीड ऑफ वुमन, इस वुमन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमेज, इस इमेज के रिस्पेक्ट में, यानी स्पीड ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू उसके इमेज से जो बन रहा है। अब सर रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या करते हो, सर अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो ये होता है V वुमन माइनस V इमेज। अब V वुमन सर माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो -4 माइनस ऑफ, ये सर प्लस की तरफ से जा रहा है तो प्लस ये -8 मीटर पर सेकंड आ गया। आप वैसे भी देखो तो बात सही भी लग रहा है। सर जब मैं विद रिस्पेक्ट टू इमेज की बात करता हूं तो सर इमेज के लिए देखना, आप ऐसे देखो कि अगर ये केवल मैं रुका हुआ होता और ये 4 से जा रही होती तो मुझे 4 से दिखता, बट आप खुद सोचो आप भी जा रहे हो, ये भी जा रहा है, तो ये आपको तेजी से नहीं जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सर जब भी मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैं हमेशा रेस्ट पे मानता हूं, ऑब्जर्वर हमेशा अपने को रेस्ट पे ही बोलता है। तो अगर इसको रेस्ट पे लाना है तो मैं क्या करूंगा, सर इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे एक इस डायरेक्शन में इसे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अब सर 4 मीटर इस डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ये रेस्ट पे आ गया। अब इसे अगर आपने 4 मीटर पर सेकंड दिया तो इसे भी तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड दोगे, तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मेरे ख्याल से बाकी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ चुके होंगे। अब एक अचीवर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिफर टू द गिवन ग्राफ शोन वेरिएबल फोर्स एक्टिंग F वर्सेस TX, F वर्सेस X का आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है वेरिएबल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल बात भी सही है, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है सर फोर्स भी चेंज हो रहा है, नो डाउट। कह रहा है सर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या करना है, इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पर द पार्टिकल इज 25, यानी सर x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये बात करूं कि मान लो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था और उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी सर 25 जूल था। कह रहे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एंड ऑफ 6 मीटर 16 मीटर and second respectively the momentum of particle at end of 10 meter and 14 meter is। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा। कह रहा है कि x इक्वल टू 6 पे, x इक्वल टू जब 6 था, ठीक है, यहाँ पे फिर x इक्वल टू 10 पे, 6 मीटर पे एंड 16 मीटर पे, तो एक 10 मीटर में मान लेता हूं, एक x इक्वल टू 14 मीटर और एक x इक्वल टू 16 मीटर। अच्छा अगर यहाँ पे बच्चे मैं आपसे कहूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है तो ये KE1 मान लेता हूं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी KE2 होगा, यहाँ काइनेटिक KE3 होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी KE4 होगा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये हर बार मैंने बोला है सर F वर्सेस X ग्राफ का जो एरिया होता है ना वो आपको देता है वर्क डन, वर्क डन। और ये वर्क डन किसके बराबर होता है, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा कि नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी सर जो एरिया है ना, एरिया वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है।
अब यहाँ पे बस मुझे कुछ कुछ चीजें याद रखनी है सर। मुझे 6 पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 0 से 6 की बात कर लूं तो 0 to 6 मीटर पे अगर मैं बात करूं तो 0 से 6 में सर ये एरिया आपको मिल रहा है, ये एरिया पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा सर ये एरिया हाफ, क्योंकि रेक्टेंगल बोल रहा ट्रायंगुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर 6, हाइट कितना है सर 10, एरिया कितना आ रहा है सर 30, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, केई इनिशियल 0 पे, सॉरी केई फाइनल जो कि 6 पर है, माइनस केई इनिशियल। अब ये 30 इजकल टू केई फाइनल किस पे सर 6 पे, 6 पे केई फाइनल कितना है केई 1 माइनस केई इनिशियल कितना है सर 25, तो केई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 25 यानी सर 75 जूल। देख लेता हूं सॉरी 75 नहीं 55 जूल। अब 55 जूल यानी सर ए और बी तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा ये देखना, अगर सेकंड वाला ऑप्शन में चेक कर लूं तो मेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है, कह रहा है सर पहले में सर x इक्वल टू 6 पे एंड दूसरे में x इक्वल टू 16 पे निकालना है। सर 16 पे कई काइनेटिक एनर्जी 4 है, यानी पूरी मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लेता हूं। तो ये एरिया मेरे पास निकल के आ गया था, कितना आ रहा था, ये तो 30 निकल के आ गया। अच्छा इस एरिया की बात करो, ये एरिया कितना आ जाएगा बच्चे, ये एरिया आ जाएगा नेगेटिव का एक्स एक्सिस के नीचे कितना आ जाएगा सर बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 और 10 यानी सर 4 इंटू हाइट कितना है सर 10 यानी -40। ये अगर मैं एरिया देखूं तो ये एरिया कितना आएगा सर, ये एरिया होगा बेस कितना है 4, हाइट कितना है सर 10 यानी सर +40। ये एरिया देखना कितना है, ये एरिया अगर मैं देखूं तो बेस कितना है सर 14 और 16 यानी 2 इंटू हाइट कितना है सर 10, माइनस का 20 आ जाएगा क्योंकि नीचे। तो अगर मैं इसको कहां पे सॉल्व कर दूं, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बस एक ही और पार्ट करना, ये दोनों में चूज वैसा भी हो जाएगा। मैं 0 से लेके कहाँ तक बात कर रहा हूँ बच्चे, 0 से लेके 16 मीटर के लिए बात कर रहा हूँ। तो एरिया कितना है सर, एरिया अगर मैं देखूँ तो सर ये 30 प्लस नीचे वाला -40 प्लस ऊपर वाला फिर +40 प्लस नीचे वाला -20, और ये क्या होगा बच्चे, एरिया जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो केई फाइनल है केई 4 x इक्वल टू 16 पे माइनस केई इनिशियल x इक्वल टू 0 पे सर 25 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 40 से 40 गया, 30 - 20 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू केई 4 - 25। यहाँ से अगर मैं केई 4 की बात करूँ ये हो जाएगा 10 + 25 यानी सर 35 जूल मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब 35 जूल क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 55 10 और इनिशियल 25 था, राइट। तो के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आ जाएगा मेरे पास 6 10 30, ये कट जाएगा, ये -2 20, तो 30 -20 + 10, ये यहाँ पे आएगा 35। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है 35, और बाकी ये भी सारी चीजें हो जाएंगी, ये खैर आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं बस आपको बता देता हूं कि ये निकालना कैसे है। सर आपको एक फॉर्मूला पता है, सर कौन सा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे सर, P फाइनल स्क्वायर माइनस P इनिशियल स्क्वायर बाई 2m। तो सर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है तो इनिशियल पोटेंशियल मोमेंटम भी पता होगा, और मोमेंटम पता है तो इस फॉर्मूले से मोमेंटम का भी चीजें निकाली जा सकती हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। कोई किसी को डाउट नहीं है? चलो फिर मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे सेशन में। तो और बाकी जो भी आपका इंफॉर्मेशन है बच्चे आपको इस साइट पे सारी चीज में मिल जाएंगी, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन और भी जानना है तो आप फेसबुक इंस्टा बहुत सारी चीजें हैं, आप सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। आई होप कि आपको ये सेशन का जितना भी चीज था वो क्लियर कट समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो बच्चे थैंक्स, और तैयारी करते रहना, और भी बहुत सारे पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, ठीक है, बाय।